अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज हम जबलपुर टेस्टिंग असिस्टेंट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और मतलब ये कि इस डायग्राम के साथ आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये कि आंसर तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन क्या है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ आपको बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात देखेंगे हम, ये टेस्टिंग असिस्टेंट का पेपर है। ये 23/7/2018 को पूछा गया था ये पेपर। 100 टाइम जो है 120 मिनट है इसका और 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। तो हम आगे क्वेश्चनों को देखते हैं किस टाइप से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो यदि हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, ठीक है। कोष प्रारूप को बोला जाता है सेल टाइप, ये याद रखना है। कोष मतलब होता है सेल और प्रारूप मतलब होता है टाइप। कि छोटे ट्रांसफार्मर में सामान्य खालिस्तान प्रकार के क्रोड या क्रोड को क्या बोला जाता है, कोर कहा जाता है। ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें कौन से कोर का यूज किया जाता है। छोटे ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, स्मॉल लेवल के, जो कि स्मॉल लेवल के जो ट्रांसफार्मर होते हैं हम उनका उपयोग टीवी वगैरह, रेडियो वगैरह, ये जो छोटे मतलब ये है कि वर्किंग प्रोसेस के लिए कराते हैं। तो वहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर है, पहला जो ऑप्शन है 1 नंबर, ठीक है, ई टाइप और आई टाइप। जब भी हम ई टाइप और आई टाइप की बात करते हैं तो इसमें जो ये लेमिनेटेड कोर होती है, ठीक है, इस कोर को जैसे सम एग्जांपल ये ई टाइप कोर है और इससे मतलब सेल टाइप ट्रांसफार्मर जिसके 3 लिंब होते हैं। तो 3 लिंब बनाने के लिए हमको 2 ई टाइप के प्लेट की आवश्यकता होगी। इस टाइप से ई प्लेट, ये दोनों प्लेट को आपस में जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 लिंब मिल जाएंगे इस टाइप से। ये पहला लिंब मिल जाएगा, दूसरा लिंब और ये तीसरा लिंब। लिंब मतलब होता है भुजा। तो 3 भुजाएं हमको प्राप्त करना है, ठीक है। 3 भुजा प्राप्त, जैसे ही ये 3 भुजा प्राप्त हो जाएगी तो मतलब ये है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चर या निर्माण हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। 3 लिंब प्राप्त हो जाते हैं, तो यदि 3 लिंब प्राप्त हो जाते हैं तो करंट को चुंबकीय फ्लक्स को चलने के लिए 2 रास्ते मिल जाते हैं। ये एक रास्ता हो जाता है और ये एक रास्ता हो जाता है, ठीक है। और इसी में हम क्या करते हैं, ये बीच वाली जो ये लिंब है या भुजा है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और इसी में क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग भी इसी में कर दिया जाता है इस टाइप से। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई और आई टाइप के। और आई टाइप की जब बात करते हैं, ई टाइप की तो ये बात हो गई। आई टाइप के लिए कैसे करा जाएगा, तो ये है आई टाइप की संरचना। ये है क्या, आई टाइप की संरचना। इस टाइप की संरचना है आई, और यहाँ पे एक प्लेट लगा देंगे, यहाँ पे भी एक प्लेट लगा देंगे, जिससे क्या होगा, हमको 3 लिंब, कुल मिला के 3 लिंब यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग और इसी के ऊपर क्या होगा सेकेंडरी वाइंडिंग, जिससे क्या है चुंबकीय फ्लक्स को चलने के लिए रास्ते हमको क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। वोल्टमीटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त होने वाले ट्रांसफार्मर को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। तो विभव ट्रांसफार्मर के द्वितीय का मानक निर्धार रेटिंग क्या होता है। जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये पीटी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल या विभव ट्रांसफार्मर की। विभव ट्रांसफार्मर बेटा 500 वोल्ट से अधिक, जब भी अगर मान लो, या लो वोल्टेज लाइन में तो चलो सिंगल फेस की या 3 फेस की कोई भी लाइन होती है तो वहाँ पे हम 500 वोल्ट तक के का वोल्टमीटर लगाते हैं। लेकिन जैसी वोल्टेज की रेंज बढ़ती है, 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV, ऐसे वोल्टेज की रेंज बढ़ती है तो हमको ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। कौन से ट्रांसफार्मर की, विभव पोटेंशियल पीटी की आवश्यकता होती है उच्च वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए। तो ये एक मेजरिंग ट्रांसफार्मर होता है और इसका राइट आंसर क्या है, 110 वोल्ट। अब जब भी हम, ये रेशो ट्रांसफार्मर होता है, रेशो मतलब होता है अनुपातिक ट्रांसफार्मर होता है, और इसमें 2 प्रकार के कॉइलिंग वगैरह होती है। जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन में हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को ऐसा इस टाइप से कनेक्ट, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगा, ये पीटी की संरचना है। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या कर देंगे, एक वोल्टमीटर लगा देंगे इस टाइप से, ऐसा वोल्टमीटर लगा देंगे यहाँ पे, जिससे क्या होगा, ये इस साइड में अगर मान लो 11,000 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे,
कितना वोल्ट आ रहा है, 11,000 वोल्ट आ रहा है, तो ये 110 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे कितने 110 वोल्ट का वोल्ट मीटर रहेगा, तो ये 110 वोल्ट को रीड करेगा या पढ़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर की बात करता है। वितरण ट्रांसफार्मर कहाँ लगा होता है, जहाँ से बिजली को ग्राहक तक सप्लाई किया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। कौन सा ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ये किस भाग में अधिकतम उष्मा, हीट जनरेट किस भाग में होती है। तो यदि हम बात करेंगे तो जैसे मान लो ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का पूरी बॉडी है, अंदर क्या रहती है, कोर बनी हुई रहती है, इस टाइप की ऐसी कोर बनी रहेगी, और इसी में कोर में क्या होगा, वाइंडिंग को यहाँ पे वाइंडिंग लपेट दिया जाता है, और इसके अंदर पूरा क्या है, ऑयल भरा हुआ रहता है, कुछ नहीं रहता, खाली जगह रहती है, ऑयल भरा हुआ रहता है। तो ये जो क्रोड है, क्रोड किस में डूबा हुआ रहता है, इसी में वाइंडिंग रहती है। तो क्रोड जो सीधे संपर्क में किसके रहता है, तेल के संपर्क में, और तेल गर्म होता है या तेल के भी संपर्क में रहता है, ऑयल मतलब ये है कि वाइंडिंग के संपर्क में, तो वाइंडिंग के संपर्क में होता है, तो ये क्या होगा, वाइंडिंग में हीट लॉस होगा, जिससे क्या होगा, और मतलब हीट लॉस होगा, आपका चुंबकी लॉस होगा, ये सारे लॉस होने की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है। इसलिए क्या होगा कि क्रोड में सबसे ज़्यादा हीट जनरेट होती है, क्रोड की बात कर रहा है, ठीक है। वाइंडिंग तो गर्म होती है, वाइंडिंग किसको गर्म करेगी, कोर को गर्म करेगी, और कोर में को वाइंडिंग की गर्मी सीधा कोर में ट्रांसफ़र होगी, और विद्युत चुंबकी मतलब चुंबकी जो लॉसेस होता है उसकी भी हीट की वजह से क्या होगा, वो गर्म होगा, तो दो प्रकार के लॉसेस वहाँ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर ब्रीदर का क्या कार्य है। ब्रीदर जनरली आप जानते हो, ब्रीदर बहुत ही मज़ेदार, मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर में यूज होने वाली डिवाइस है। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का ये कंजर्वेटर है, और कंजर्वेटर में यहाँ पे मतलब ये है कि एक ब्रीदर लगाया जाता है। ये ब्रीदर क्या है, ये श्वसन नली होती है। श्वसन नली मतलब होता है कि नमी जाने से रोकता, ये नमी या वायु या धूल के कण को जाने से इसके अंदर जो कंजर्वेटर में जाने से रोकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। यदि पोलो की संख्या 4, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, पोलो की संख्या 4 बोल रहा है और स्लॉट की संख्या 24 है, तो पोल पिच वाईपी, पोल पिच को वाईपी से डिनोट किया जाता है, और वाईपी इक्वल टू क्या होता है, स्लॉट की संख्या, ठीक है, एस स्लॉट की संख्या डिवाइडेड बाई पोल की संख्या, एस अपान पी इज इक्वल टू क्या होगा, स्लॉट की संख्या कितनी है 24 है, पोल की संख्या कितनी है 4 है, तो ये कुल मिला के क्या होगा 4 छंग 24 यानी 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैप और तरंग वाइंडिंग के बीच मुख्य प्रमुख अंतर क्या होता है। अरे लैप वाइंडिंग मतलब होता है, लैप वाइंडिंग को क्या बोला जाएगा, समांतर वाइंडिंग बोलेंगे इस टाइप की, और वेव वाइंडिंग को बोलेंगे क्या, सीरीज वाइंडिंग। मतलब ये है कि इसमें जो कॉइल होती है वो क्या होती है, सीरीज में कनेक्ट होती है। वोल्टेज ज़्यादा बनाने के लिए वेव वाइंडिंग का यूज किया जाता है, करंट ज़्यादा के लिए, क्योंकि इसमें समांतर रास्ते ज़्यादा रहते हैं, इसमें समांतर रास्ते कितने 2 ही रहते हैं, तो के बीच, तो इसमें कुल मिला के कम्यूटेटर पिच का अंतर होता है, ठीक है। कौन सा, कम्यूटेटर पिच का अंतर होता है। कम्यूटेटर पिच इसमें क्या होगा, लैप वाइंडिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लैप वाइंडिंग की जब बात करते हैं तो कम्यूटेटर पिच मतलब वाई सी बराबर क्या होता है, प्लस माइनस वन इंटू प्लेक्स की संख्या हो जाता है ना, प्लेक्स। सिंप्लेक्स के लिए यहाँ पे 1 आएगा, डुप्लेक्स के लिए 2 आएगा, ट्रिप्लेक्स के लिए 3 आएगा। अगर हम वेव वाइंडिंग की बात करते हैं, तो वाई सी बराबर होगा, वाई सी इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज, ठीक है, एवरेज पिच या पोल कम्यूटेटर पिच जो है पोल पिच के बराबर हो जाता है ना, जितना पोल पिच होता है उतना कम्यूटेटर पिच। इसका राइट आंसर क्या होगा, कम्यूटेटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 8 ध्रुव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 8 ध्रुव वाले डुप्लेक्स लैप कुंडलन में समांतर पथ। अब 8, ठीक है, तो मेन समांतर पथ ए बराबर क्या होगा, अगर लैप की बात कर रहा है तो ए समांतर पथ ए बराबर क्या होगा, पोल इंटू प्लेक्स, क्या होता है, पोल इंटू प्लेक्स की संख्या इंटू प्लेक्स। अब जब भी अगर पोल इंटू प्लेक्स बोलता है तो ये समझ जाना है कि इसमें क्या होगा पोल की संख्या कितनी है 8,
ठीक है। इन डुप्लेक्स की संख्या क्या है? डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स है मतलब ये है कि 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 8 दूनी 16, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण। अब डीसी मोटर की बात कर रहा है। मोटर मतलब होता है कि मोटर में इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। जैसे ही मान लो इनपुट अप्लाई किया जाता है तो बैक ईएमएफ जनरेट करता है वो। ठीक है, प्लस मतलब ये है कि वो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप करेगा, IA RA करेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। V बराबर क्या होगा? EB प्लस IA RA। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप बढ़ने के साथ कार्बन का प्रतिरोध खालिस्तान हो जाता है। ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध, ताप बढ़ रहा है तो कार्बन की जब भी हम बात करते हैं तो कार्बन जो होता है, कार्बन चतुर्संयोजी पदार्थ है। कौन सा है? इसमें 4 संयोजकता होती है और ये किसके अंतर्गत आता है? सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सेमीकंडक्टर। जब भी हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोध मतलब होता है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। मतलब ये है कि R समानुपाती क्या होगा? 1/T इसका फार्मूला रह जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। मतलब ये है कि घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खालिस्तान प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े को धोने के लिए खुद ड्रम घूमता है। और कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें? तो टम्बलर इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस के कारण स्टील को चुंबकित करना कठिन होता है। अब स्टील को चुंबकित करना कठिन होता है की बात कर रहा है। किसके कारण स्टील को चुंबकित करना कठिन होता है? ठीक है, तो स्टील में क्या होगा? लो परमेबिलिटी के कारण क्या होगा? स्टील को मतलब चुंबकित करना बहुत ज़्यादा कठिन रह जाता है। ठीक है, निम्न मतलब इसकी लो परमिबिलिटी होती है। ठीक है, परमिबिलिटी मतलब होता है एबिलिटी ऑफ जो चुंबकीय फ्लक्स को अपने अंदर आने के लिए, मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी करना ही क्या बोला जाता है? परमिबिलिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको कि किसी पदार्थ मतलब मेटर होता है चुंबकीय पारगम्यता का अर्थ। पारगम्यता मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स किसी भी पदार्थ की किस टाइप से आसान रास्ता कैसे चुन रहे हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के लिए सामग्री या चालकता को ही कहा जाता है क्या? पारगम्यता। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिस्टकारी, यानी डिस्टकारी मतलब होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मतलब जो होता है AC को DC में कन्वर्ट करता है। यदि AC को DC में कन्वर्ट करता है तो बात करते हैं उसका मूल्य कार्य। रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? AC को DC में बदलना इसका मेन काम होता है। मेन काम आपको याद रखना है, एक प्रकार का कन्वर्टर होता है। ठीक है, AC to DC कन्वर्टर होता है। फिर इन्वर्टर की बात कर रहा है। इन्वर्टर का प्रयोग खालिस्तान बदलने के लिए, चूँकि DC को AC में बदलने के लिए कितने मज़ेदार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर का प्रयोग खालिस्तान को। ट्रांसफार्मर एक स्थान से दूसरे स्थान पावर को मतलब इसमें वोल्टेज और धारा दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? ट्रांसफार्मर लाइन, इस टाइप की लाइन में ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। ये क्या होगा? करंट और वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करता है। यदि ये नहीं होगा तो हम ट्रांसमिशन लाइन में पावर को पहुंचा नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर में गुंजन मतलब होता है क्या? हमिंग मतलब होता है बहुत सारी एक्स्ट्रा आवाज़ आने लगती है। हम की आवाज़ आने चुंबकीय विरूपण के कारण होता है। किसके कारण होता है? चुंबकीय विरूपण। अब बात करते हैं चुंबकीय विरूपण क्या होता है। तो जब भी अगर ये कोर है और ये इस कोर में हम वाइंडिंग कर देंगे, जैसी वाइंडिंग करेंगे करंट फ्लो करेंगे तो ये क्या होगा? कोर का जो आकार है वो सामान्य आकार से थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे बोला जाता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। इसे क्या बोला जाता है? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। जैसे ही बिजली वहाँ से प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये जैसी प्रारंभिक आकार में ही आ जाएगा। इसे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर चलते हैं एकक शक्ति गुणांक मतलब यूनिटी पावर फैक्टर स्वयं के शक्ति गुणांक पर, ठीक है, लोड शक्ति गुणांक पर आधारित शक्ति गुणांक, यानी लोड पे डिपेंड करेगा कि उसका पावर फैक्टर कैसा होगा। ये याद रखना है आपको, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीप्ति मतलब होता है लुमिनस मतलब चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई। वेब चुंबकीय फ्लक्स की जैसे चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है वेबर, उसी प्रकार लुमिनस फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है? ल्यूमेन होती है। ल्यूमेन याद रखना है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम वेब फ्लेम के आंतरिक
मतलब यह है कि उसकी आंतरिक नलिका के अंदर खालिस्तान गैस भरी रहती है तो नियान गैस भरी रहती है। सोडियम वेपर लैंप के अंदर जैसे मान लो ये है सोडियम, इसमें दो मतलब ये है कि रॉड लगी हुई रहती है इस टाइप की ऐसी, ठीक है, यू आकार की रहती है, और मतलब ये है कि इस टाइप से ऐसा यू आकार की रहती है। इसके आंतरिक नली की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? आंतरिक नली की। और जब भी आंतरिक नली की बात करते हैं तो हम यहाँ पे नियान गैस भरा जाता है। निष्क्रिय गैस होती है। निष्क्रिय गैस किसको बोला जाता है? तो निष्क्रिय गैस वह गैस होती है जो मतलब यह है कि उसका अष्टक पूरा हो जाता है, वो किसी से क्रिया नहीं करती, उसे निष्क्रिय गैस कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, सिंपली सी बात है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। गैस से भरा टंगस्टन तंतु लैंप किस तापमान पर कार्य करता है? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 2300 इसका राइट आंसर होगा। इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होता है बेटा? ठीक है, 2300 डिग्री सेल्सियस इसका प्रचलन ताप होता है। कितना होता है? 2300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट की बात करते हैं हम तो। फिर उसके बाद देखते हैं, यदि हम घूर्णक को क्या बोला जाता है? रोटर मतलब जो घूमता है, ठीक है, परिपथ में बाह्य प्रतिरोध जो जोड़ दे तो क्या होगा? उसका टॉर्क बढ़ जाएगा। सिंपली सी बात है, कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा रोटर का रेजिस्टेंस, टॉर्क बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ये इसका राइट आंसर, ठीक है। आरंभिक टॉर्क में वृद्धि होगी लेकिन अधिकतम जो टॉर्क होगा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है और इसमें 2 मुख्य भाग होते हैं। 2 मुख्य भाग है तो एक रोटर चलने वाला होगा, एक स्टेटर होगा। सिंपली सी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक फेस मोटर को चलाने के लिए फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मतलब होता है अनुपातिक मोटर। अनुपातिक मोटर मतलब होता है जिसकी 1 HP से क्षमता कम होती है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर। फ्रैक्शनल मतलब होता है 1 HP से कम क्षमता, जैसे 1/8 HP, 1/3 HP, 1/4 HP। मतलब ये है कि इसका जो स्टार्टिंग मतलब कंडेंसर होता है, ठीक है, उसका प्रारंभिक जो कंडेंसर होता है वो कौन सा होता है? तो बोले उच्च माइक्रो फेरेट का यूज करते हैं, जैसे 300, 150, 200, 200, 250, 250, 300, 300, 400, 400, 450 ऐसी रेंज में ये मिलते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर। ध्यान रखना है, अगर रनिंग कैपेसिटर की बात करता है तो अपन 2.5 माइक्रो फेरेट जैसे पंखे में यूज करता है 2.5, ठीक है। और जैसे मान लो सम एग्जाम्पल 1 HP की लगभग अप्रॉक्स मोटर है तो 36 माइक्रोफेरेट का कंडेंसर यूज किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान अश्व शक्ति की मोटर और बलाकुण लोड के लिए एकल फेस प्रेरणा को स्लिप 3 फेस प्रेरण मोटर के स्लिप से कैसा होगा? स्लिप की बात का स्लिप मतलब होता है स्टेटर स्लिप का मतलब होता है रोटर की चाल और स्टेटर की चाल। अगर मान लो सिंगल फेस की बात करना है और 3 फेज की बात करता है तो इसमें क्या होगा? अधिक होगा। सिंगल फेज की तुलना में क्या होगा? अधिक होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एक द्विमार्गी मतलब ये है कि 2 वे स्विच की बात कर रहा है। 2 वे स्विच खालिस्तान के समय में नियंत्रित करता है, मतलब ये है कि एक तार के 2 स्थान को नियंत्रित करता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो।